मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं अरस्तु के द्वारा बताई गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है अरस्तु ने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रखा है। अरस्तु का मत है कि राज्य में विश्वास करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति को शासन और संविधान के अनुकूल ढालना पड़ता है ताकि वे राज्य के स्वरूप के साथ संगति रख सकें। इसीलिए अरस्तु शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, शिक्षा राज्य का दायित्व है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के विकास का साधन है। राज्य व्यक्ति का अधिक विकसित रूप है और अधिक नैतिक है। वह लौकिक जीवन के लिए साध्य है। इससे राज्य का यह दायित्व है कि शिक्षा राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। तीसरा, अरस्तु ने व्यावसायिक शिक्षा का विरोध किया। अरस्तु ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में सम्मिलित नहीं किया है। व्यवसाय, उद्योग धंधे तथा अन्य आर्थिक प्रकृति के कार्यों में लगे हुए लोगों को उसने नागरिकों में स्थान नहीं दिया है। चौथा, शिक्षा के मूलभूत विषय पर बल दिया। अरस्तु ने ये विषय पढ़ना, लिखना, शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत तथा चित्रकला की उसने प्रमुख विषय माना है। ये धनोपार्जन, ज्ञान की प्राप्ति तथा उनके राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोगी विषय है। संगीत पर विशिष्ट जोर दिया। अरस्तु की शिक्षा योजना में संगीत पर विशिष्ट जोर दिया गया है। संगीत मनोरंजन, आराम के लिए उपयोगी है। ये नैतिक प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य करती है तथा ये मस्तिष्क के संस्कार एवं परिष्कार का साधन हो सकती है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मानव विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे दासों तथा अन्य अवांछित लोगों के संपर्क से पूर्ण रूप में बचे रहें, क्योंकि इस उम्र में बड़े बुरे प्रभाव बड़े घातक होते हैं। अरस्तु की जो शिक्षा योजनाएं बताई गई, उसकी कई विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत में कई दोष हैं, इसलिए निम्नलिखित तर्कों के आधार पर विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। पहली आलोचना कि अरस्तु ने संगीत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। अरस्तु ने संगीत पर अनावश्यक एवं अत्यधिक जोर दिया है। बार्कर के शब्दों में संगीत शिक्षा पर महत्व देते हुए वह अपने गुरु प्लेटो से भी 4 कदम आगे बढ़ गया है। अर्थात जिस प्रकार से प्लेटो ने संगीत पर बल दिया, उससे भी ज़्यादा अरस्तु ने संगीत पर बल दिया है, संगीत पर अत्यधिक जोर दिया है। इस बात को बार्कर अंकित करता है। दूसरा, अरस्तु ने साहित्य की उपेक्षा की है। अरस्तु की शिक्षा योजना अव्यवस्थित है। साहित्य के अध्ययन पर उसने बहुत ही कम महत्व दिया है, जबकि साहित्य किसी राज्य एवं समाज के निर्माण में बहुत ही प्रभावशाली स्थान रखता है। आलोचकों का कहना है कि जो साहित्य होता है वो समाज के निर्माण में और राज्य के निर्माण में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाता है, और उसी साहित्य की अरस्तु के द्वारा उपेक्षा की गई शिक्षा व्यवस्था में, जो कि प्रासंगिक नहीं है या प्रासंगिक है। मानसिक और शारीरिक परिश्रम को परस्पर विरोधी बताता है। उसने अपनी शिक्षा योजना में मानसिक विकास और सैनिक एवं व्यायामी प्रशिक्षण के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की है, जबकि दोनों आपस में विरोधी नहीं बल्कि पूरक है।
पूरक, मानसिक परिश्रम और शारीरिक परिश्रम दोनों विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है। बौद्धिक शिक्षा बहुत विलंब से आरंभ। अरस्तु बालिक की बौद्धिक शिक्षा को बहुत विलंब से आरंभ करता है, अर्थात 14 वर्ष की उम्र के बाद ही प्रारंभ करता है और 21 वर्ष की उम्र के बाद वो शिक्षा को समाप्त कर देता है। यानी लेट शुरू करता है और जल्दी ही वो बौद्धिक शिक्षा को बंद कर देता है, जो कि प्रासंगिक नहीं है। पांचवा, देश की अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से वंचित है। अरस्तु की शिक्षा योजना केवल नागरिकों के लिए है। नागरिक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कृषक, शिल्पी वर्ग जो नागरिकता के अंतर्गत नहीं आते हैं, शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। ये सर्वथा अनुचित और अलोकतांत्रिक है। छठा, शिक्षा पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण। अरस्तु ने शिक्षा पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण का समर्थन किया है, किंतु इससे विचार स्वतंत्रता और मुक्त चिंतन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर राज्य का नियंत्रण ज़्यादा बढ़ता है तो स्वतंत्र विचार व्यक्ति के या मुक्त चिंतन उत्पन्न नहीं होते हैं, जो कि एक खतरे का निशान है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई है। अरस्तु ने व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में लगे हुए लोगों को उसने नागरिकों में स्थान नहीं दिया है, अर्थात अरस्तु के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई है। अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचारों में समानताएं। अरस्तु और प्लेटो के जो शिक्षा संबंधी विचार है उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। सबसे पहले हम दोनों की जो शिक्षा पद्धति है, प्लेटो और जो अरस्तु है, उनकी दोनों की शिक्षा पद्धति में हम समानताएं देखते हैं। तो पहली समानता ये है कि दोनों महान विचारकों की दृष्टि में शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य की आत्मा को शिक्षित करना है, ताकि वह आदर्श रूप ग्रहण कर सके। यानी आत्मा को शिक्षित करके और वो आदर्शता प्रदान करना चाहते हैं, दोनों के दोनों। दूसरा समानता, दोनों ने शिक्षा द्वारा नैतिक सद्गुणों के विकास पर जोर दिया है कि किस प्रकार से नैतिक सद्गुणों का विकास हो। तीसरी समानता, दोनों ही शिक्षा पद्धति पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण का समर्थन करते हैं। राज्य का पूर्ण नियंत्रण शिक्षा पद्धति पर होना चाहिए। चौथा, दोनों ने शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लिया है। साइकोलॉजिकल अप्रोच की उन्होंने दोनों ही प्लेटो और अरस्तु ने बात कही है। दोनों ने एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का क्रम निर्धारित करते हैं। अलग अलग अवस्था के अंदर अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाए, ये दोनों ही विचारकों के द्वारा विस्तार से शिक्षा पद्धति में बताया गया है। अरस्तु और प्लेटो दोनों ने शिक्षा शांति का साधन माना है और इसके ये युद्ध की प्रेरणा नहीं माना है। दोनों दार्शनिकों ने संगीत के नैतिक प्रभाव को स्वीकार करते हुए अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में इसे स्थान दिया है। संगीत के नैतिक प्रभाव को इन दोनों ही प्लेटो और अरस्तु दोनों ने स्वीकार किया है। तो ये सब इसमें दोनों की शिक्षा पद्धति में समानताएं थी। अब प्लेटो और अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचारों में क्या क्या असमानताएं हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा का अंत सद्गुण की प्राप्ति के रूप में होता है, जबकि अरस्तु की शिक्षा का अंत विवेक की श्रेष्ठता में होता है। अर्थात दोनों में अंतर ये है कि प्लेटो सद्गुण की प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य है, जबकि अरस्तु की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य विवेक की श्रेष्ठता है। दूसरा, प्लेटो की शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, यानी 6 वर्ष से लगा के 35 वर्ष तक तो सैद्धांतिक शिक्षा और 35 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक व्यवहारिक शिक्षा की वो बात करता है। जबकि अरस्तु की शिक्षा जन्म से लेकर 21 वर्ष तक आकर समाप्त हो जाती है, अर्थात वो 21 वर्ष की आयु में शिक्षा पद्धति को समाप्त कर देता है, जीवन पर्यंत शिक्षा पद्धति को नहीं चलाता है। तीसरा अंतर, प्लेटो साहित्य के अध्ययन पर जोर देता है। अपने रिपब्लिक में उसने लिटरेचर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, जबकि अरस्तु अपनी पॉलिटिक्स में साहित्य के अध्ययन की उपेक्षा करता है। जो महत्व प्लेटो ने साहित्य को दिया, वो महत्व अरस्तु के द्वारा साहित्य को नहीं दिया गया है। चौथा अंतर है
प्लेटो की शिक्षा योजना में राज्य का नियंत्रण अत्यधिक कठोर है, जबकि अरस्तु की शिक्षा योजना में राज्य के नियंत्रण उतना कठोर नहीं है। प्लेटो राज्य के नियंत्रण में ही शिक्षा देता है, जबकि अरस्तु राज्य के नियंत्रण में शिक्षा देता है, मगर इतनी कठोरता से नहीं। पांचवा अंतर है कि मनुष्य की आत्मा पहले से ही शिक्षित होती है, शिक्षा केवल उसका पुनर्ज्ञान कराती है। ये कौन कहता है? प्लेटो कहता है। जबकि अरस्तु कहता है कि मनुष्य की आत्मा खाली स्लेट की तरह कोरी होती है और शिक्षा का लक्ष्य उसे शिक्षित करना होता है। तो ये दोनों के अंदर असमानताएं हैं प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा संबंधी विचारों में। तो हमने प्लेटो और अरस्तु की जो शिक्षा पद्धतियाँ थी उसका हमने तुलनात्मक अध्ययन आपको बताया कि दोनों के अंदर प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा संबंधी विचारों में क्या क्या समानताएं हैं और दोनों के अंदर क्या क्या असमानताएं हैं, जिसका हमने आपको विस्तार से बताया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं जो कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति और अरस्तु की शिक्षा पद्धति कई मायनों में दोनों के विचार एक होते हुए भी मौलिक रूप से दोनों के विचार एक नहीं है। रॉबर्ट यूलिच ने कहा है कि अरस्तु की शिक्षा प्रणाली दार्शनिक और शैक्षणिक विचारों के सर्वाधिक मूल्यवान स्रोतों में से एक रूप में सदैव उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।